बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाफी टाइम विद मकसूद। नाज़रीन, आजकल जो एक एक्सरसाइज देखने में आ रही है, ये इसको आप अलमिया कह लें, एक हैबिट कह लें, नए दौर की जो एक तरक्की है उसका एक हिस्सा कह लें कि एक फैमिली एक साथ बैठी है लेकिन एक साथ नहीं है। फैमिली के अगर 7 लोग हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठे हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, मोबाइल हाथ में है, लोगों से हाल वाल पूछ रहे हैं, जो साथ बंदा बैठा है उसका क्या हाल है उससे वाकिफ़ नहीं है। ये कहने की बड़ी मामूली बात है, लेकिन इससे जो बातें जन्म ले रही हैं उसका अंदाज़ा हमें फाउंटेन हॉस्पिटल से हो रहा है। मींस कि जहाँ पे दिमागी अमराज के, जिनको हम पागल भी कहते हैं, वहाँ से हो रहा है कि लोग डिप्रेशन का शिकार होकर, अकेलेपन का शिकार होकर वहाँ तक पहुँच रहे हैं। इस माशरे को वहाँ पहुँचने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल को टाइम ज़रूर दें, लेकिन फैमिली को भी सुनें। आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब। ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट है फाउंटेन हाउस के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके हॉस्पिटल में किस किस्म के लोग आते हैं और ये उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया, इस चैनल का बहुत शुक्रिया, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला का शुक्रिया कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया है। क्या बात है सर। और लाखों दुरूद व सलाम वजाह खल्क़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, और सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए। बेशक सर, बेशक सर। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह जितना कद-काठ है, अल्लाह ताला ने एक आपको मकाम दिया हुआ है। लोग जिस तरह से आपकी बातों से शिफा पा रहे हैं, ज़ाहिर है ये एक दिन का वाक़या तो नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तवील सफ़र होगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो सफ़र, उसका थोड़ा सा अहवाल बताइए। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि अल्लाह ताला के बड़ा एहसान ये रहा कि जब मैंने, आपने बड़ा क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछ लिया कि जब मैंने MBBS किया, तो जब मैंने MBBS किया तो हमारे हॉस्पिटल की दीवार के साथ चंद नौजवान बच्चे जो थे वो चादरों में लपटे हुए कोने पे बैठा करते थे। और ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान में नया नया नशा आया था। अच्छा, ये सर मैं अपनी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में जब 88 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें मैं भी स्टूडेंट था और MBBS कर रहा था। तो मेरे कोलीग जो थे वो मुझे मना करते थे कि यार इधर ना जाना, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी होती थी कि ये कौन है, ये जो बड़े अच्छे स्मार्ट से बच्चे हैं, ये कोने कुदरे में बैठे हुए हैं और गंदी जगह पे बैठे हुए हैं। एक दिन एक अपने साथी को कहा, जिसने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि तुम इनके साथ ना बैठना, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे लोग हैं। ओह अच्छा। और वो दिन और आज का दिन 30 साल हो गए सर, और इससे ज़्यादा हो गए। और ये जो नशा करने वाले लोग और जहनी माजूर लोग, ये मेरे लोग हैं। ये एहसास एकदम तो नहीं आया? नहीं सर, ये मुझे अल्लाह की तरफ से है ऐसा कि उस दौर में बहुत कम लोग नशे की बीमारी और नफ्सियाती बीमारी की इम्पोर्टेंस को जानते थे। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान में नशा उस वक्त भी नहीं बनता था, अब भी नहीं बनता है, लेकिन नशा ट्रैफिक होता है। और ये जो अफगान वॉर थी उसका नतीजा है ये कि पाकिस्तान से नशा गुजरने लगा और फिर उसका ट्रैफिक होने लगा। और ये बात मैं आपको कराची की बता रहा हूँ, जो मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ा था वहाँ से। वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा एक बड़ा चैलेंजिंग फ़ैसला था कि मैंने नफ्सियात के मरीज़ों में और इसके मरीज़ों में काम करना है। आप शुरू से ये ट्रेंड लेके आए थे कि नफ्सियात पे काम करना है? काम करना है। तो फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फिर मैंने अपने इनिशियल स्टेजेस में अपनी हाउस जॉब में भी साइकेट्री में काम किया, और उसके बाद फिर मैं ऐसे एक हॉस्पिटल में जॉब मैंने करनी शुरू की कि जहाँ पे नशे का इलाज होता था। और फिर होते होते मैं पिछले 20 साल से फाउंटेन हाउस, जो इस वक्त साउथ एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसका मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, और यहाँ भी 20 साल मुझे हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़े ख़ास लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी है, और इसमें मैं समझता हूँ कि वो जो यंग एज का फ़ैसला था कि ये मेरे लोग हैं। नहीं तो लोगों ने ये कहा, इवन मेरे अपने घर में लोगों ने कहा कि क्या यही पागल लोगों के दरमियान तो मैंने रहना है, पागलों का डॉक्टर बनना है। इस फैसले से घरों ने भी तो इख्तलाफ किया? जी सर, बिल्कुल किया। इवन मेरी वालदा
जो थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई और तुम्हें जॉब नहीं मिली कि इन्हीं लोगों में तुम्हें बैठना था। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मुझसे बड़ा कोई काम लेना था, बेशक चुन लिया जाता है। और वो एक स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं बड़ा खुश नसीब इस बात में अपने आप को समझता हूँ कि मुझे हकीम मोहम्मद सईद साहब के साथ काम करने का मौका मिला। हमदर्द यूनिवर्सिटी में मैं रजिस्ट्रार रहा, और उसके बाद फिर मैं एक बहुत बड़े अल्लाह के नज़दीक वली, जिस तरह हकीम साहब को मैं एक अल्लाह तक का वली समझता हूँ, और फिर एक मेरे उस्ताद प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी कि जिनकी वजह से मैं फाउंटेन हाउस आया, उनके साथ मैंने ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा और उनसे बहुत चीज़ें लर्न की। और उसके बाद अब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, जो इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बेशक कुछ लोगों पे इस वक्त हम पाकिस्तान की प्राउड कर फील कर सकते हैं। अभी वो नॉमिनेटेड हैं, आपको पता है कि मेडल के लिए, तो उनके साथ मैं पिछले तकरीबन 13वां साल है जो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि ये मैं ऐसे लीजेंड्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और ये वो लोग हैं, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो ज़मीन पे बैठते हैं। वाह, क्योंकि जो ज़मीन पे बैठता है वो गिर नहीं सकता सर। क्या बात है सर, क्या बात है। ये वो लोग हैं सर। ये फाउंटेन हाउस जाने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ, तो हम जैसे वो लोग हुए, लेकिन मैं इतराफ़ कर दूं कि हमें खौफ महसूस हो रहा था उनसे बात करके कि सडन कुछ ऐसा एक्सीडेंटली कुछ और ना हैपन हो जाए। आप उनके दरमियान में रहते हैं। जी सर। आपको डर नहीं लगता? अच्छा क्वेश्चन आपका बड़ा ज़बरदस्त है, और ये क्वेश्चन मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं। अच्छा, एक बात तो मैं आपको, क्योंकि आपने मुझे बड़ा मौका दिया है, मैं आपका बार बार शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके टीवी की तवज्जो से 2-4 मैसेजेस जो है मैं चाहता हूँ। जी ज़रूर सर। और वो मैसेज जो है ना, वो बड़ी लर्निंग है अपनी ज़िंदगी में। एक तो इस वक्त पूरी दुनिया में जिसकी आबादी 8 अरब है, इस दुनिया की जो आबादी 8 अरब है, इसमें 2 अरब लोग जो हैं वो जहनी बीमारियों की वजह से परेशानी में मुब्तला हैं। 8 अरब पूरी दुनिया है और 2 अरब ज़हनी अमराज के शिकार हैं, ऐसी नज़र। अब उसमें इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 25% बनते हैं, यानी हर 4 में से एक आदमी, एग्जैक्टली हर 4 में से एक आदमी जहनी अमराज में मुब्तला है। अच्छा, ये लोग जो हैं वो अमेरिका में भी उतने ही हैं जितने सऊदी अरब में, और जितने पाकिस्तान में, सही उतने ही बांग्लादेश में, बराबर बराबर हैं। जी हाँ, उतने ही हैं। अच्छा, अब अगली बात, मैं ये समझता हूँ मेंटल हेल्थ जो है वो घर घर की कहानी है। और उससे अगली बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, जो आपकी टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ जो है ना वो घर घर की नहीं बल्कि हर शख्स की कहानी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। क्या बात है। देखिए, सिंपल से फार्मूला है कि अगर किसी के पास दिल है। डॉक्टर साहब, आपकी बात से तो मैं ये समझूं कि जिसको कोई बीमारी ना हो तो समझें कि उसके पास दिमाग ही नहीं है। हाँ, मतलब ये उसको फिर चाहिए कि वो दोनों हाथ खड़ा करके बताए कि भाई मुझे नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा शख्स कोई है कि जो दावा करे कि मुझे कोई बीमारी नहीं, आपकी लाइफ में गुजरा कोई? दोनों हाथ और दोनों पैर फिर खड़ा करना चाहिए उसको। सर, उसका मकसद यही है कि देखिए, दिल की बीमारी सिर्फ उसी शख्स को हो सकती है जिसके पास दिल हो। एग्जैक्टली। आंखें जिसके पास हो सकती हैं उसी को आंखों की बीमारी हो सकती है। क्या इज इट पॉसिबल कि किसी के पास आंखें ना हो तो उसको आंखों की बीमारी हो? नो नो नो। ठीक है, तो आज आपकी टीवी के तवज्जुह से ये मैसेज जाना चाहिए हर शख्स को जो ये प्रोग्राम देख रहा है कि भाई तुम्हें भी उतना ही चांस है जितना उस शख्स को चांस है कि जो फाउंटेन हाउस में एडमिट है। तो आज के बाद किसी शख्स को तुमने पागल नहीं कहना। क्या बात है सर, क्या बात है, क्योंकि तुम्हें भी उतना ही चांस है। और उसका नतीजा ये है कि पूरे माशरे में आप ये देखिए कि जो डिटोरिएशन हमारे माशरे में ख़ास तौर पे पैदा हो रही है, उसकी मेन रीज़न एक बात यह है कि वो कहता है कि ये तो पागल है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है बहुत क्लियर कि आपके पास भी उतने ही चांसेस हैं। तो आज से आपने पागल किसी को नहीं कहना। बिल्कुल ठीक है। आगे आप इसको चलें और इसकी इम्पोर्टेंस को सोचें तो कहते ये है कि नो हेल्थ इज़ विदाउट मेंटल हेल्थ। नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। बिल्कुल ठीक है कि कोई भी हेल्थ जो है वो जहनी हेल्थ के साथ के बगैर है ही नहीं। तो अपनी जहनी हेल्थ को, जहनी
सेहत पे जो है ना, हमें सबसे ज़्यादा दुनिया में एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका दिमाग भी अच्छा है। नहीं, उसको आपको थोड़ा सा आपकी बात से मैं आधी बात ठीक है, आधी बात ठीक नहीं, मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर कर दूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, सेहत की, उसमें उसने कहा है कि 5 चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो आप हेल्दी हैं। ठीक है, 5 अच्छी तरह समझ लें। आप जहनी तौर पे ठीक हैं तो आप ठीक हैं, साथ में आप जिस्मानी तौर पे ठीक हैं तो आप ठीक हैं, तीसरा आपका माशरती तौर पे ठीक है तो आप ठीक हैं। माशरा, मैं इसको थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लोर भी करूँगा। फिर आप माशी तौर पे ठीक है तो आप ठीक, बिल्कुल ठीक। और आज थोड़े सालों पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ऐड किया है। उसको कहते हैं आप रूहानी तौर पे आप ठीक हैं तो आप सेहतमंद हैं। ज़बरदस्त। यानी ये 5 चीज़ें किसी शख्स में शामिल हैं तो वो सेहतमंद है। देखिए, एक मिसाल मैं आपको दूँ जी। एक आदमी है जिसका जहन ठीक नहीं है, जिस्म उसका ठीक है, पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा हैं, रिश्तेदार दोस्त अहबाब उसके पास बहुत ज़्यादा हैं, और बाकी मामलात उसके अल्लाह उस रसूल के साथ ठीक है, लेकिन जहन ठीक नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, वो सेहतमंद है? नो वे। अच्छा, एक शख्स है कि जिसको दिमाग भी ठीक है, जिस्म भी ठीक है, कोई उससे मिलना नहीं चाहता, सही, कोई उससे बात नहीं करता, लोगों ने उसका बायकाट किया हुआ है माशरती तौर पे, पैसे भी उसके पास है, क्या ख्याल है, वो सेहतमंद है? नो वे। नो वे। कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास दिमाग भी ठीक है, जिस्म भी ठीक है, माशरती तो ठीक है, पैसे जेब में को बेचारा बिल्कुल ही मफलूकुल हाल है, क्या वो सेहतमंद है? उसके पास किसने आना? तो ये 5 चीज़ें जिस बंदे के पास होगी वही सेहतमंद है। तो ये 5 चीज़ें पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ पे काम होता है, आज खाना की है, दोपहर में क्या खाना है, रात में क्या पकाना है। अच्छा, अब मैं आपको आपने बहुत ज़बरदस्त मुझे एक टिप दी है बात करने की। मैंने हैज़ुल कौम, हम लोग जो है ना वो सेहतमंद कौम नहीं है। अरे वाह। हमारे पास, जैसे सर आपने कहा ना कि हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़े से पैसे आते हैं, आपके पास आते हैं तो क्या करते हैं बताया ज़रा? औकात से बाहर हो जाते हैं। हाँ, थोड़े से पैसे आते हैं, अगर मोटरसाइकिल है तो गाड़ी खरीदने के चक्कर में रहते हैं। सही। अगर सोफ़े पुराने हैं तो नए सोफ़े लेते हैं और उन सोफ़ों पे चादरें बिछा देते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। थोड़े से पैसे आते हैं, गाड़ी को अपग्रेड करने लगते हैं। सही। थोड़े पैसे आते हैं, ड्राइंग रूम नहीं है, ड्राइंग रूम बनाने लगते हैं। कोई शख्स आपने देखा है ऐसा कि जो अपनी सेहत के लिए कोई बजट रखता है? नहीं सर, ये तो हमारी बड़ी पुरानी एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, सेहत के लिए कोई पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब एक ऐसी सेहत है कि जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। हम जो आज टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं, जो एक दूसरे को पूछते हैं, एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं, क्या कभी आपने उनसे पूछा अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से कि भाई तुम्हारा जहनी सेहत ठीक है? इसको तो सवाल ही नहीं कंसीडर किया जाता। अगर सवाल कंसीडर कर ले तो होगा क्या? कहेंगे तू पागल है क्या? जो सवाल करेगा हाँ, वो पागल कंसीडर हो जाएगा। हाँ, कि तू पागल है, मुझसे क्या पूछ रहा है? अपने दिमाग का ख्याल रखें, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ही यही। इसी पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसी पे बात होनी चाहिए, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। खुदा ना खास्ता मेरे घर में अगर कोई जहनी मरीज़ है, कितने लोग हैं जो बताते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा माँ को जहनी मसला है? बताता है सर कोई? नहीं सर। हमारा हॉस्पिटल फाउंटेन हाउस, जैसा आपने जिक्र किया, आपने विजिट भी किया है, वहाँ पे साउथ एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। 400 से ज़्यादा मरीज़ वहाँ पे हैं। यहाँ पे लाहौर में, सरगोदा में 100 से ज़्यादा मरीज़ हैं। फ़ारुखाबाद में 250 से ज़्यादा मरीज़ हैं। लोग अपनी गाड़ियाँ लाहौर वाले पेशेंट को देखने के लिए आते हैं, अनारकली में खड़ी करते हैं और कहते हैं जी हम तो यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं, जबकि उनकी माँ या बेटी और बहन जो है वो हमारे अस्पताल में एडमिट होती है। क्या मोहल्ले में खुदा ना खास्ता किसी को अगर कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, अभी कोरोना हो गया था, लोग गाइड करते थे, यार वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, उस अस्पताल चले जाओ, लेके जाते थे, पैसे देते थे। जहनी मर्ज हो जाए तो कोई शेयर करता है सर? नो। खुदा ना खास्ता घर में अगर कोई बेटी को डिप्रेशन हो जाए या कोई साइकेट्री का मर्ज हो जाए, सर उसकी शादी नहीं होती, और अगर शादी हो जाए तो कहते हैं ये बीमार दी थी हमें। एग्जैक्टली, एक ताना बन जाता है, ये बीमार दी थी हमें। बेशक। हमारी ओपीडीज़ में हमने जो है वो पेशेंट जब हम बुलाते हैं, हमने लास्ट ईयर सर 44,000 पेशेंट अपने पास चेक किए थे। हमने उसमें एक स्टडी की तो पता ही चला कि ये मरीज़
हमारे पास आने से पहले 7-8 जाली बाबों के पास होके आए। तो इनको जंजीर से बांध के, रस्सियों से बांध के, घसीट के लाए जाते हैं, पकड़ के लाए जाते हैं, जला के लाए जाते हैं। कहाँ से आते हैं और कैसे आए थे? तो पता ये चला कि स्टडी से कि 6-7 जाली पीरों के पास से गुज़र के, मुख्तलिफ़ जगहों से होके फिर हॉस्पिटल लाया जाता है, और यहाँ तक लाया जाता है कि फिर इलाज जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। मसला वही है कि आज से 1500 साल पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को मना किया था, हम दोनों हाथ उठा के कहते तो हैं हम आशिक़ रसूल हैं, लेकिन उनकी तालीमात पे अमल नहीं करते। आज भी हमारे घरों में नज़र लगती है, आज भी हमारे घरों में तावीज़ गंडा होता है। एग्जैक्टली। आज भी हमारे जादू टोना, आज भी चची जादू करती है, आज भी फूफी जादू करती है, आज भी शादी के बाद जो है वो तलाक़ तावीज़ की वजह से होती है। इन सब चीज़ों को मना किया था मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 1500 साल गुजर गए, आदतें नहीं बदली। आज भी मेरी बेटी, मेरी बहन जो है वो माशरे का 2nd ग्रेड आने वाला इंसान हकीकत है। आज भी हम अपने बेटों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बेटे के पैदा होने पे ज़्यादा मिठाई बढ़ती है। आज भी बेटी की पैदाई होने पे ज़्यादा खुशी का मुजाहरा नहीं किया जाता। जबकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक काफिर की बेटी को, हातिम ताई की बेटी आई तो खड़े हो गए और उसके लिए चादर पेश की। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए जो बात की है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अवाम की बेटियों के लिए और माँओं बहनों के लिए जो बात की है, क्या हम उनसे मोहब्बत करते हैं कि अपनी माँ को फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में छोड़ के जाएं और एड्रेस चेंज कर लें? ओह माय गॉड। अच्छा, ऐसे भी वाक़यात हो रहे हैं? ऐसे वाक़यात हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे और जो लोग ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो फाउंटेन हाउस को ज़रा विज़िट करें, और ख़ास तौर पे अपने घर में अपने बच्चों को और अपनी जो घर की जो फैमिली के लोग हैं उनको ज़रूर विज़िट कराएं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको काटूँगा यहीं पर। मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह दीनी लिहाज से भी आपकी काफ़ी मालूमात हैं। जो आपके पास केसेस आते हैं मोस्टली उसमें से डेफिनेटली वो होंगे कि इसको जिन चिमट कहते हैं। तो क्या ये आज के दौर में ये जिन चिमटना हकीकत में है? सर, व्हाट डू यू थिंक कि आजकल जिन जो है वो बेचारा इतना फारिग है कि वो मेरे जैसे लोगों पे चिमट रहा है। भाई जाके वो नवाज़ शरीफ साहब पे, इमरान खान पे चिपटे, उनमें तो नहीं चिपट रहा वो। सही। दूसरे नंबर पे देखिए, बात यह है कि ये तो जहनी बीमारियां हैं, और जहनी बीमारी को जहनी बीमारी समझना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग ये जादू टोने की बातें करते हैं, जो जिनों की बातें करते हैं, ज़रा अपने गली की जो गली टूटी हुई है उसको ठीक करवा लें जिन साहब से, या जो बाबे से उसे ठीक करवा लें ज़रा, तभी पता चल जाएगा। सर, यही एक बहुत बड़ा कारोबार है, और अलमिया ये है कि हम इस बात को मानते हैं। आज के दौर में अलमिया है कि ये मानते हैं, आज ही के तौर पर मानते हैं, और कहीं नहीं मानते। हालांकि साइंस जो है, अब तो देखिए हमारे पास इस वक्त जो दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन बीमारी है, उसके सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे पास है। उस बीमारी को कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया, मालकोलिया, स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी के अंदर होता ही है कि न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होने की वजह से इस तरह के ख्यालात आते हैं कि जैसे कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। या किसी किस्म का कोई हुक्म दिया जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी देता हूँ, और बड़ी लर्निंग वाली मिसाल है कि हमारे पास एक पेशेंट एडमिट था। वो या तो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता था या कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता था जो मुझे समझ में नहीं आती। तो पता ये चला कि उसके एक फैमिली मेम्बर आया और कई सालों से हमारे पास था। पता ये चला कि वो अमेरिका में किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे था, और वहाँ उसको ये ख्याल आता था कि जब मैं घर आता हूँ तो ये पर्दा हिलता है, तो मेरे जाने के से बाद कोई यहाँ आता है। उसने ये किया कि उसने अपनी बेटी और अपनी बीवी की गर्दनें काट दी। ओह माय गॉड। और वो फिर वहाँ पे किसी असाइलम में रहा, मेंटल असाइलम में, और फिर उसकी फैमिली को वहाँ से उसको डिपोर्ट किया। तो फैमिली ने क्या किया, देखिए अलमिया आगे से देखें। अच्छा, वो फैमिली जो है ना, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फैमिली है कि आधा पाकिस्तान उनके पीछे पीछे चलता है। फाउंटेन हाउस में छोड़ा और एड्रेस चेंज कर दिया। आई सी। अच्छा। इत्तेफाक से कई साल बाद, 10 साल के बाद उनके कोई रिलेटिव आया, उन्होंने कहा ये तो हमारा। ओह माय गॉड। उससे पता चला कि ये कौन है। उसकी डेथ हमारे पास हुई, हमने उसका जनाजा पढ़ाया, मियानी साहब में वो दफन है। उस ख़ानदान ने पहचानने से इनकार कर दिया? सर, बिल्कुल पहचानने से इनकार कर दिया। उनका भाई था, अमेरिका में डायरेक्टर था। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट आते हैं ये ठीक भी हो जाते हैं?
अच्छा सर, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है। देखिए, मैं सादी बातें बताना चाहता हूँ। सादी बात ये है कि कोई भी रहने वाली बीमारी वो ठीक इसी सूरत में हो सकती है कि जब एक ट्रायंगल आपकी मदद करे। ट्रायंगल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको खुदा ना खास्ता जो टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं वो किसी को डायबिटीज़ हो जाए, ठीक है, तो अगर डायबिटीज़ का पेशेंट डॉक्टर के पास वक्त पे ना जाए, उसकी फैमिली उसको वो डाइट ना खिलाए जो उसके लिए रिकमेंडेड है, वो वॉक ना करे, वो काम ना करे, तो व्हाट डू यू थिंक वो ठीक होगा? नो, नहीं होगा। इसी तरह से साइकेट्री का मर्ज है। अगर मरीज़ मौजूद है, उसकी फैमिली डॉक्टर के पास ना लेके जाए, उसको वक्त पे दवा ना खिलाए, वो नहीं ठीक होगा। सारी बीमारियां ठीक होने वाली हैं। हाँ, कुछ बीमारियों में वक्त लगता है, कुछ बीमारियों में आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, कुछ बीमारियों में जो है आपको दवा के साथ आप ठीक हो सकते हैं घर बैठे हुए, कुछ बीमारियों में ना दवा की ज़रूरत है ना एडमिशन की ज़रूरत है, सिर्फ बातों से, जिसको काउंसलिंग कहते हैं, उससे वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा, एक अलमिया और भी हुआ है। अलमिया, माशरती अलमिया हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त किस्म के। हमने अपने घरों में जो पीर थे ना, उनको छोड़ दिया। वाह, बिल्कुल सही। घरों के पीरों को, अपने वालिदैन को, अपने दादा दादी को, अपने बुज़ुर्गों को, उनको कोने पे बिठा दिया। उनसे कहा कि भाई तुम तो बिल्कुल बेकार हो, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, और वो मुझे पता ये है कि मेरे पास ये है मोबाइल। हाँ, क्योंकि मुझे सब पता है। नतीजा ये क्या हुआ कि अब कोई बात ना करने वाला है ना सुनने वाला है। तो जो घर की वो काउंसलिंग थी, 10 अफराद की फैमिली, हाँ, सब अकेले के हाँ, एक बिस्तर पे सर 10 अफराद तो बहुत बड़े, एक बिस्तर पे 3 लोग बैठे हुए हैं, और तीनों के पास अलग अलग है। मैंने वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस, मैं बार बार उसको शेयर करता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ। इरशाद। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया इस हदीस को सुने, बार बार सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की का खुतबा दे रहे हैं, एक औरत मस्जिद नबी के अंदर आ जाती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के कान में कोई बात करने लगती है, और वो उठ के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ बाहर आते हैं। सख्त गर्मी है, धूप बरस रही है, आपको पता है वहाँ का मौसम, बालों से पसीना टपक टपक के जूतों तक आ गया है। काफ़ी वक्त गुजर गया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ थे। काफ़ी देर जब गुजर गई है, वो मुसलसल अपनी बात की जा रही है। जुमे का खुतबा है, ज़रा इंपॉर्टेंस देखें इस बात की। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके अमल पे। अगर आप में से जितने लोग ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, इस एक हदीस पे अमल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हल हो जाएँ। मेरे प्यारे नबी ने हज़रत उमर फ़ारूक की बात सुनी। उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका दिमाग सही नहीं है। सर जवाब सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पता है कि इसका दिमाग सही नहीं है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? हमने सुनना छोड़ दिया सर, हमने सुनना छोड़ दिया है। हमने सुनना छोड़ दिया अपने उस कमरे में, जिस कमरे में हम रहते हैं। हम उस घर में जिस घर में रहते हैं उसके लोगों को सुनना छोड़ दिया। हमने अपने घर के पड़ोस में लोगों को रहना सुनना छोड़ दिया। हमने अपने शहर के अपने रिश्तेदारों को सुनना छोड़ दिया। सही। हम सुनेंगे तो पता चलेगा ना किसी की प्रॉब्लम का, हम देखेंगे तो उसको एहसास करेंगे। तो अलमिया के भीड़ में भी अकेले अकेले हैं सर। उसका नतीजा ये है कि आपके घर में साइकेट्री का मरीज़ रहता है, आपके घर में एक नशे का मरीज़ रहता है, और उस वक्त आपको पता चलता है जब सारी दुनिया को पता चल जाता है। उस वक्त फिर आप भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उससे पहले लोगों को सुनना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, किस किस्म के मरीज़ ज़्यादातर आप लोगों के पास आ रहे हैं आजकल? देखिए, इस वक्त तो एक जो बहुत बड़ी चेंज आई है इस माशरती निज़ाम में, और उसमें मैं समझता हूँ क्रेडिट गोज़ टू कोरोना, कि कोरोना के बाद एक बहुत तेज़ी से तब्दीली आई है माशरे में, और वो ये है कि नफ्सियाती बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है, मुख्तलिफ वजूहात, जिसमें उसमें कोरोना है। कोरोना की वजह से जहनी बीमारियाँ बढ़ी हैं, और एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कल का डर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इकनॉमिक कंडीशन जैसे आपने कहा है एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमारे पास हर किस्म के मरीज़ वहाँ पे आते हैं, हर बीमारी के मरीज़ हमारे पास आते हैं। लेकिन 2 बीमारियों के बारे में आपसे मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ, आपके इस प्रोग्राम के थ्रू से बात करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, वो एक ऐसा मुल्क है
कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जवानों का मुल्क है। एग्जैक्टली। मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादा 15 साल से और 50 साल के दरमियान की पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ की आबादी में ज़्यादा लोग 15 से 50 साल के दरमियान रहते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी बीमारी है। और मैं सॉरी टू से, मैं खुद टीवी प्रोग्राम में बैठा हूँ, लेकिन मैं शाम को कभी टीवी प्रोग्राम देखता हूँ तो शाम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सारी पाकिस्तानी कौम जिन बातों को, जिन करप्शंस को, जिनके बारे में वो बात करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि एक बहुत बड़ा मसला जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और मेरी नज़र में उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और वो है नशे की बीमारी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में, मैं उसकी वजूहात आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो नशा करते हैं और वो 1 करोड़ लोग जो है ना वो इसी 15 साल से और 50 साल के दरमियान है जो नशे के मरीज़ हैं। नशा करना एक अलग चीज़ है। नशे के मरीज़ हैं। अच्छा, आप इसको ज़रा सादा लफ्ज़ों में समझने की कोशिश की रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक घर में एक जवान बच्चा नशा करता है, वो कोई काम तो नहीं करता होगा, सही, ना वो कोई नौकरी करता होगा, ना वो पढ़ता होगा, ना उसकी कोई फैमिली लाइफ होगी। अगर उसके घर में उसके वालिदैन हैं तो व्हाट डू यू थिंक हमारा माशरा उनके साथ क्या करता होगा? क्या वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है बाप? क्योंकि ये हमारा जहनी मरीज़ माशरा उसी बच्चे के बारे में बात करता है कि जो नशा करता है। सही। उसी बच्चे के बारे में बात करता है जिसके नंबर कम आते हैं। उसी बच्ची के बारे में बात की जाती है जो जिसकी मंगनी टूट चुकी होती, या जिस बच्ची को तलाक हो चुकी होती, जिसकी शादी नहीं हो रही होती, या किसी वो बीमारी में मुब्तला है, उसके बारे में पूछते हैं। हम उस बच्चे के बारे में बात नहीं करते जिसके नंबर आते हैं। हम उस बच्चे के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करते कि जो अच्छी पोजीशन पे है। एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि वो बाप फिर आइसोलेट हो जाता है, वो अकेला हो जाता है, वो जाता नहीं है। तो क्या जिस बच्चे का बाप कोई कारोबार करता है वो कारोबार कर सकता है? क्या वो माँ जो घर में रहती है जिसका बच्चा जहनी मरीज़ है या नशा करता है, वो घर का काम कहीं सही कर सकती है सर? क्या वो नींद उसको आती है? क्या उस बहन के बारे में आप सोचें कि जिसकी शादी हो चुकी है, क्या उसके ससुराल वाले उसको ताने नहीं देते कि तेरा शौहर जो है, तेरा जो भाई है वो नशेड़ी है? बिल्कुल सर। क्या वो पागल है? क्या वो सुकून ज़िंदगी उसको मिलता है? या वो भाई या वो बहन जो स्कूल में पढ़ते हैं? बिल्कुल सही। और वैसे भी हमारे माशरे के एक बहुत बड़ा अलमिया है कि नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं वो। अच्छा, मैं जो आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ और एक बात जो बताना चाहता हूँ कि अगर एवरेज हमारे घरों में 7 लोग रहते हैं और उसमें से एक नशेई है और नशा करता है, 7 के 7 लोग अफेक्टेड हैं, तो 1 करोड़ लोगों का मतलब है कि 7 करोड़ लोग इस माशरे के एक बीमारी की वजह से अफेक्टेड है। सही। आबादी 23 करोड़ है और भाई 33% मुल्क के लोग एक बीमारी की वजह से मफलूकुल हाल हैं, मफलूज हैं, और हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। अभी मैं बीमारियों के, साइकेट्री की बीमारियों की तरफ नहीं आ रहा। सही। जो एक बहुत बड़ा बर्डन है, एक बहुत बड़ा बर्डन है, ये एक बीमारी है। दूसरी बीमारी जिसको मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन है और वो तकरीबन हर शख्स जो यहाँ मौजूद है और ज़िंदगी में कभी ना कभी उसको फील हुआ, उसको कहते हैं डिप्रेशन। ये बज़ाहिर बहुत आसान सी बीमारी नजर आती है, ओह यार छੱड दे, ये तो कोई बात ही नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में कहते हैं कि 6 से 8% लोगों को है ये। तो पाकिस्तान में तो ना बिजली जाती है, ना सास बहू की कोई लड़ाई है, ना नंद भावज की कोई लड़ाई है, और यहाँ नौकरियाँ बहुत हैं, मौसम बहुत अच्छा है। तो फिर यहाँ तो फिर डिप्रेशन कम होना चाहिए। तो डिप्रेशन की बीमारी इतनी ख़तरनाक बीमारी है, बज़ाहिर सादा कहने वाली, कि ये ख़ुदकुशी की तरफ पहला ख़त्म होता है इस बीमारी में। सही। और जो मेजॉरिटी लोग जिनके बारे में आप ये सुनते हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है, उनको डिप्रेशन होता है। सही। मौत तक ले जाने वाली बीमारी डिप्रेशन, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। ये 2 बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके पास जो रेड लाइट है इस पाकिस्तान के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी 1% ऑफ द पॉपुलेशन है,
1% का मतलब ये है कि अगर 23 करोड़ की आबादी है तो 23 लाख स्किज़ोफ्रेनिक्स जो किसी वक्त भी ये ऐलान कर देते हैं कि मैं नबी हूँ, जो किसी वक्त भी ऐलान करते हैं कि मैं अल्लाह हूँ, और किसी वक्त भी वो ऐलान कर सकते हैं कि मैं इसको मैं मर्डर कर दूँ, ये मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। बिल्कुल सही। और हम उसको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं या मार देते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे 23 लाख लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं कम से कम, और कुछ हज़ार बेड्स हैं साइकेट्री के, और कुछ 100 डॉक्टर हैं, और मरीज लाखों में है सर, करोड़ों में, करोड़ों में है, करोड़ों में है ना। डॉक्टर साहब 25% की आबादी के हिसाब लगा लें आप। एक तो पेशेंट जो आपके हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसा कि घर में रह के भी पेशेंट का इलाज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी 3 कैटेगरीज हैं। एक तो वो पेशेंट्स हैं कि जो हमें पता ही चलता है कि वो बातचीत से ही ठीक हो सकते हैं, तो हम उनकी बातचीत, उनको काउंसलिंग करते हैं, सेशंस होते हैं, वो उसमें ठीक हो जाते हैं। कुछ को बातचीत और दवाओं के साथ ज़रूरत पड़ती है। सही। दवा दी जाती है कि तुम घर जाओ, दवा खाओ और आके हमसे सेशन लेते रहो। सही। उससे वो ठीक हो जाते हैं। तीसरों को जो है वो फिर एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ठीक ठीक। जो घर में रहने के काबिल नहीं होते, मतलब जैसे मैं रूही बानो का जिक्र करूँगा। हाँ। जैसे रूही बानो एक पाकिस्तान का बड़ा नाम था, बेशक, और आप, क्योंकि आप एक बहुत बड़े राइटर भी हैं और एक माशाल्लाह आप इस फील्ड के बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, आप मुझसे ज़्यादा कहीं बेहतर जानते होंगे रूही को। जब हम उसके घर से लेके आए थे तो वो एक घर में अपने वॉशरूम में बैठी हुई थी, जिसको वो किचन समझ रही थी। वहाँ पे एक रोटी के साथ दाल खा रही थी। माय गॉड। उसको ये नहीं पता था कि वो उसके बेटे की डेथ हो गई है। तो ऐसे लोगों को जब हम लेके आया, और रूही हमारे पास 13 साल रही और इतनी ठीक हुई कि फिर उसने एक वहाँ पे ड्रामा एंड आर्ट थेरेपी यूनिट बनाया, और ठीक होने के बाद उसने ड्रामा लिखा और एक्ट किया। यानी ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रीटमेंट है कि अगर सही प्रॉपर इलाज कराया जाए तो इतना जो केस ख़राब हो चुका होता है वो भी ठीक हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जो है फिर हम अपने पास रखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। फिर उसमें मैं कहूँगा बार बार कि फैमिली का बहुत बड़ा किरदार है। सही। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं कि अपने घर वालों का ख्याल रखें। बिल्कुल सही। घर वालों की सेहत का ख्याल रखें ताकि वो आपकी सेहत का ख्याल रखें। बेशक। और ख़ास तौर पे मैं मियाँ बीवी को कहूँगा कि अपनी बीवियों को इम्पोर्टेंस दें, और मैं बीवियों से कहूँगा अपने शौहरों को इम्पोर्टेंस दें। नहीं तो हालात यही होते हैं कि लोग अपने घर वालों को छोड़ के अस्पताल जाते हैं और एड्रेस चेंज कर लेते हैं। ये बारी आपकी भी आनी है, बारी आपकी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यकीनन मेरे देखने वाले मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। मैं फिर किसी फॉर्म पे डॉक्टर साहब को दोबारा दावत दूंगा कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और फिर हम यहीं से कुछ और बातें भी आगे कंटिन्यू करें। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सुनने की ताकत पैदा करें। आप सुनेंगे दूसरा बंदा भड़ास निकालेगा, उसके हो सकता है कि कोई ऐसे मामला हों जो आप बैठे बैठे हल कर लें। कहते हैं कि जब आप किसी को सुनते हैं आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन जो बंदा कह रहा होता है इसका बहुत सा बोझ उतर जाता है। बोझ उतारिए, यकीनन हम एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।